आज की ये कहानी भारत की नहीं बल्कि भारत से कोसों दूर स्पेन की। स्पेन ये एक फुटबॉल प्रेमी देश है। यहाँ पर फुटबॉल गेम और फुटबॉल प्लेयर्स का काफ़ी क्रेज़ है। इसी स्पेन में एक जगह है ताजुएका। ये ताजुएका बेसिकली एक स्टेट है। इसी ताजुएका में एक 33 साल का क्यूबाई लड़का रहता है। यानी इस लड़के का जो मूल रूप से मुल्क है वो क्यूबा है, लेकिन ये अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ स्पेन में रहता है, इसी ताजुएका स्टेट में। होता ये है कि पिछले साल नवंबर में ये अचानक गायब हो जाता है। परिवार के लोग शुरुआत में उसका इंतज़ार करते हैं, उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है। अब कुछ देर तक परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन परिवार के ही कुछ लोग ये सहानुभूति देते हैं कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद वो वापस नहीं आता है। जबकि परिवार के लोगों को उसने एक मैसेज दिया था, वो कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है। परिवार के लोगों को उसने बताया था कि वो स्पेन के एक दूसरे स्टेट यानी सोरिया, इसी सोरिया में जा रहा है अपनी पार्टनर, अपनी पत्नी के पास, और वो जल्द वापस लौट जाएगा। लेकिन परिवार के लोग जब वहाँ पे भी कॉल करते हैं तो उसका भी कॉल नहीं लगता। अब काफ़ी परेशान होते हैं। इसी बीच कुछ दिन गुजरता है, परिवार के पास उस लड़के के मोबाइल से एक मैसेज आता है, और वो मैसेज ये था कि वो अपनी पार्टनर के पास यहाँ पर तो आया था, लेकिन अब वो उसे छोड़कर एक दूसरी लड़की के साथ रिश्ता कायम करने जा रहा है। वो उसके साथ शादी करके नई ज़िंदगी बिताएगा। वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ रहा है, और आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। ये मैसेज जैसे ही परिवार के लोगों के पास पहुंचता है, वो ये पढ़ते ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं। लेकिन इसके पीछे जब उस मैसेज को परिवार के लोग गौर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो परिवार के लोगों को उस मैसेज पर शक होने लगता है। असल में वो जो 33 साल का लड़का था, उसके स्वभाव और उसके चाल चलन परिवार के सारे लोगों को पता थे, लेकिन अब इस वक्त उसको इस तरीके के मैसेज करने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये परिवार के लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन कुछ वक्त दिमाग लगाने के बाद उनको यह समझ में आया कि शायद ये किसी की चाल हो सकती है, जिसने उनके बेटे का मोबाइल लिया और परिवार के लोगों को गुमराह कर रहा है। हो सकता है कि उनके बेटे की जान या तो खतरे में हो, या उसने उसके बेटे की जान ले ली हो। जिसके बाद वो परेशानी के चलते करीब के पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाकर वो अपने बेटे की गुमशुदगी के मामले को दर्ज करते हैं, और साथ ही अपने सारे शक को पुलिस के सामने रखते हैं कि उन्हें यह अंदेशा है कि उनके बेटे की जान खतरे में, और शायद ये कोई तीसरा व्यक्ति है जो मेरे बेटे को मोबाइल से हम लोगों को मैसेज कर कर गुमराह करना चाह रहा है। अब जैसे ही पुलिस सुनती है, पुलिस फ़ौरन एक्शन में आती है। सबसे पहले उसी ताजुएका इलाके में, जिस स्टेट में वो रहते थे जहाँ पर, उसी के आसपास के इलाकों की छानबीन करते हैं। लेकिन जब वो वहाँ पर नहीं मिलता तो वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, सोरिया। वहाँ पर जाकर वहाँ की पुलिस से कांटेक्ट करते हैं और ये सारी चीज़ें उनके सामने रखते हैं। अब वहाँ की पुलिस और ये ताजुएका की पुलिस, ये दोनों पुलिस मिलकर सोरिया में एक सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसमें उस व्यक्ति का जो फोटो था उसके साथ ही अलग अलग लोगों से डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाकर पूछताछ करते हैं। लेकिन इस पूछताछ में इन लोगों को कोई भी फ़ायदा नहीं होता। पुलिस की टीम को वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है, जिसके बाद पुलिस काफ़ी परेशान होती है। वो अपने मुखबिर और जितने भी सर्विलांस होते हैं उनके ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते, लेकिन वो पहुँच नहीं पाते। जिसके बाद वो एक फ़ैसला करते हैं, और वो फ़ैसला ये होता है कि वो उसी ताजुएका इलाके के आसपास के जितने भी स्ट्रीट हैं, यानी जितनी भी गलियां हैं और रास्ते हैं, उन सारे रास्तों की छानबीन करेंगे। वहाँ देखेंगे कि कोई भी ऐसी संदिग्ध चीज़ क्या उनको नज़र आ रही है जो इस 33 साल के व्यक्ति से कुछ जोड़कर देखी जा सकती हो। वो इसमें लग जाते हैं। इसमें वो गूगल स्ट्रीट व्यू एक ऐप है, उसका सहारा लेते हैं। बेसिकली इस ऐप का जो काम है वो ये है कि वो डेली रूटीन पर अलग अलग इलाकों में अलग अलग रास्तों की फुटेज कैमरे से रिकॉर्ड करता है, खींचता है, और 3D व्यू के हिसाब से वो इस गूगल स्ट्रीट व्यू ऐप पर अपलोड करता है। ये डेली बेसिस पे किया जाता है, जिसमें ताकि ट्रैफिक और जो राहगीर हैं उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यानी कोई अगर किसी रास्ते का प्लान करके जा रहा है कि वो उस रास्ते से फला जगह जाएगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में कहीं पर
कोई पेड़ गिर गया हो या कोई इस तरीके का जाम ज़्यादा हो, इस तरीके की जानकारी वो डेली बेसिस पर वहाँ पर देते हैं। इसी का सहारा पुलिस की टीम लेती है और पुलिस इस ताजुएका इलाके में जहाँ पर ये रिहाइश पजीर थे, यहाँ पर रहते थे, उसके आसपास की तमाम स्ट्रीट गलियों में छानबीन करने लगते हैं। जब वो इस ऐप पर सारी तस्वीर को देखते हैं तो उसमें एक तस्वीर जो इनके सामने आती है वो तस्वीर एक संदिग्ध तस्वीर के तौर पर दिखती है। असल में होता ये है कि उस तस्वीर में एक ठेले की तरह से जो होता है जिसमें कचरा डालकर हमारे यहाँ सफाई कर्मी एक ढेर पर लेकर जाकर पलटते हैं, जो हाथ से चलाई जाती है, वो गाड़ी जिसमें एक व्यक्ति एक वाइट पैकेट जो कि प्लास्टिक का है उसे रख कर लेकर जा रहा है। लेकिन इसमें उस व्यक्ति की जो तस्वीर है वो पीछे से आई है और साथ ही वो उसके बाद दूसरी तस्वीर जब इसी से रिलेटेड वो देखते हैं उसमें, तो उनको नज़र ये आता है कि उसी में एक तस्वीर ऐसी भी है जिसमें एक व्यक्ति अपनी कार की डिग्गी को ओपन कर रहा है और वो उसी पैकेट को उस डिग्गी में रखने की कोशिश कर रहा है। जबकि तस्वीर में ये दिख रहा है कि ये तस्वीर काफ़ी बड़ी है और इस तस्वीर को रखने के लिए वो व्यक्ति काफ़ी मेहनत कर रहा है और इस तस्वीर में उस व्यक्ति की जो तस्वीर चेहरा है वो भी साफ नहीं, क्योंकि इस तस्वीर का भी जो हिस्सा है वो पीछे से। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें पुलिस नोटिस करती, वो ये कि इस व्यक्ति ने एक ब्राउन कलर का शू पहना है और साथ ही एक ब्लू कलर की जीन्स और उसके ऊपर एक जैकेट पहना है, जिस जैकेट के पीछे कुछ लिखा हुआ है। वो कोटेशन जो था वो एक फुटबॉल क्लब का नंबर और नाम था, यानी जो इसी ताजुएका इलाके की जो फुटबॉल क्लब था उसी टीम का ये नाम था और नंबर था, जिसकी वजह से पुलिस को ये पता चलता है कि ये जो भी है ये एक फुटबॉल प्रेमी और ये इस टीम को सपोर्ट करता है, इसीलिए इसने इस टाइप की जैकेट को अपने ऊपर पहन रखा है। पुलिस इसके बाद अपने मुखबिर को छोड़ती है। उस व्यक्ति की जो ऊपरी पहचान थी, जो मैंने आपको बताया कि जीन्स और जैकेट और शूज़, उसके हिसाब से आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है, जिसके बाद मुखबिर के ज़रिए उस व्यक्ति की पहचान हो जाती है। पुलिस पहचान होने के बावजूद ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर अगर इसने हत्या की तो उसके पीछे का कारण क्या रहा होगा और क्या ये इस हत्या में अकेला शामिल है या इसके साथ कोई और भी। ये जानकारी निकालने के लिए पुलिस उसकी कुंडली खंगालती है, उसके बारे में और जानकारी निकालने की कोशिश करती है। तो पुलिस को एक हैरान करने वाला तथ्य सामने निकल कर आता है। पुलिस हैरान हो जाती, वो ये कि असल में जो 33 साल का व्यक्ति था जो गायब हुआ था, जिसकी हत्या की गई है, उसकी जो बीवी थी, उस बीवी के साथ इस तीसरे व्यक्ति का अफेयर जिसने ये कत्ल किया है। अब पुलिस को जैसे ही ये पता चला, पुलिस फौरन इनकी तलाश में जुट जाती है, जिसके बाद सबसे पहले उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है। वो जब जुर्म को कबूलता है तो फिर उसी के साथ जो लड़का गायब हुआ था जिसकी हत्या की गई थी, उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया जाता है। अदालत की तरफ से इन्हें कुछ दिन का रिमांड पे पुलिस के द्वारा भेजा जाता है। पुलिस इन्हें रिमांड पर लेती और भी इस मामले में जानकारी निकालने की कोशिश करती। इस कहानी में एक चीज़ ये कि जो पुलिस की टीम थी जिसने गूगल स्ट्रीट व्यू ऐप के ज़रिए ये तलाश करने की कोशिश की कि कोई संदिग्ध चीज़ उन्हें मिल जाए, वो जगह ताजुएका नहीं थी बल्कि सोरिया थी, जहाँ से वो गायब हुआ था, जहाँ अपने परिवार को वो बता कर गया था कि वो फलां जगह जा रहा है अपनी पार्टनर के पास, अपनी पत्नी के पास, और वो उसी जगह से गायब हो जाता है। ये तस्वीर भी पुलिस को उसी सोरिया इलाके से मिलती है जहाँ पर वो संदिग्ध व्यक्ति नज़र आता है, जिसके बाद पुलिस उसे डिटेन करती, गिरफ्तार करती, और जब फिर सच निकल कर सामने आता है तो फिर पुलिस उसे जेल भेजती है। साथ ही ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी हत्या की गई तो फिर उसकी लाश कहाँ है। तो पुलिस आसपास की तमाम कब्रिस्तान को देखती है, कोशिश करती है कि आसपास कोई ऐसी संदिग्ध कब्र नज़र आ जाए जो हाल ही में खोदी गई हो और जिसकी जानकारी किसी को ना हो। तो पुलिस इसकी जांच में जुटती है, खोजबीन करती है। तो करीब के ही एक कब्रिस्तान में पुलिस को एक छिछली कब्र नज़र आती है। ये छिछली कब्र इस तरीके से होती है कि गहराई इसकी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये चौड़ी होती है, और इस कब्र की जानकारी कब्र के केयरटेकर को नहीं थी। यानी जब भी
किसी कब्रिस्तान में किसी की बॉडी को दफनाया जाता है तो उसकी प्रॉपर जानकारी कब्र के जो केयर टेकर होते हैं उनके रजिस्टर में दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन ये एक कब्र ऐसी थी जो संदिग्ध थी, पुलिस को शक हुआ, पुलिस उस कब्र को मजदूरों के ज़रिए खुदवाती है तो उसमें पुलिस ये देखती है कि इस कब्र में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स करके एक व्यक्ति की लाश रखी हो, जिस लाश को उन लोगों ने दफनाया था। पुलिस डीएनए और बाकी के सैंपल्स को इकट्ठा करके ये मैच करने की कोशिश कर रही, जबकि जो मुल्जिम है वो पुलिस के सामने अपने बयान को नोट करा चुके हैं। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने ही उस व्यक्ति की हत्या की जिसकी बीवी के साथ असल कातिल का अफेयर था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।